बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस और इसका पहला सेशन आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी डिटेल, इसका इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद इसके बाकी सारे एस्पेक्ट्स इनको वन बाय वन देखते हैं बोर्ड पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है इस चैप्टर का नाम, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस बुनियादी तौर पे इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मैकेनिज्म, ओके। लेकिन पहले हम इस वर्ड को समझते हैं और फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चीज हमने यहां पे लिखी हुई है इसका ग्रीक ओरिजिन है और फिर उसके बाद लैटिन और फिर उसके बाद अंग्रेजी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यह है बेसिकली होमोआयोस। इसका मतलब क्या है? होमो की टर्म बहुत सारी जगहों पे हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होती है, एकेडमिकली भी आप देखते हैं, सोशली भी आप देखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? सेम और लाइक, एक जैसा। ऑलराइट, अब यहां पे होम्योस्टेसिस या इस मैकेनिज्म से क्या मुराद है, तो ये बात भी समझें कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि जिनका हर रोज हर वक्त हमें सामना करना पड़ता है। अब जो बैरूनी तब्दीलियां हैं उसके लिए स्टूडेंट्स हम यहां पे एक टर्म लिख रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। ऑलराइट, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। अब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस में आपने एक बात याद रखनी है कि दे हैव अ वाइड रेंज। अब वाइड रेंज से क्या मुराद है कि हैं तो तब्दीलियां, तो वाइड रेंज किस तरह से? उसके लिए आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि अगर आज का दर्जा हरारत हम चेक करें 25 डिग्री सेल्सियस और कल को कड़क धूप हो और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो वो फौरी तौर पे 35 डिग्रीज या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको कहेंगे वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बाहर का दर्जा हरारत इतना ज्यादा तब्दील हो जाए तो क्या यह पॉसिबल है कि हमारा अंदरूनी दर्जा हरारत भी उसी लिहाज से तब्दील हो? नो। तो इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस जब आती हैं तो बॉडी ने अपने अंदर इस तरह का मैकेनिज्म, एक कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि वो अंदर एक नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस पैदा करती है लेकिन वाइड रेंज की फ्लक्चुएशंस की तरफ नहीं जाती। ऑलराइट, तो अगर हम इंटरनल फ्लक्चुएशंस की बात करें एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, जब हम कहते हैं इंटरनल फ्लक्चुएशंस तो उसके साथ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दे ऑलवेज हैव अ नैरो रेंज। ऑलराइट, अब नैरो रेंज दर्जा हरारत की हम बात कर रहे हैं तो आप जरा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करें, आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री या 1.5 डिग्री की फ्लक्चुएशंस की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इससे ज्यादा तब्दीली का इम्कान नहीं है। अगर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर भी हम एबनॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, और अगर दर्जा हरारत बॉडी का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्टैंडर्ड रेंज से कम हो जाए, तो फिर भी हम किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी बाहर की तब्दीलियों से हमारी बॉडी का सामना होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करना शुरू कर देगी, मज़ाहमत करेगी, और उस मज़ाहमत के नतीजे में हमारा इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसको हम क्या कह रहे हैं? होम्योस्टेटिक सिस्टम, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाके एडजस्टमेंट्स करता है, और उन एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारी बॉडी अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बना रही होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है बुनियादी जो बात होम्योस्टेसिस की आपने याद रखनी है। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एंड दैट इज डिफाइन होम्योस्टेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आसान सी बात है, अभी जो सारी हमने डिस्कशन की है इसी को अगर हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? होम्योस्टेसिस keeps the body in narrow range of fluctuations to protect it from wide range of external fluctuations.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस की टर्म हमने इस्तेमाल की है। तो फ्लक्चुएशंस का मतलब चेंजेस यानी कि तब्दीलियां। तो एनवायरनमेंट हर वक्त हमारे ऊपर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बहुत सारी तब्दीलियों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी ने भी होम्योस्टैटिक सिस्टम का सहारा लिया हुआ है जिसके जरिए हम अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस को अंदरूनी तौर पे मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि हम तो एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन क्या वो सारे इंडिविजुअल्स जो माजी में थे और वो सारे इंसान जो आगे मुस्तकबिल में मौजूद होंगे, क्या सबकी एनवायरमेंटल कंडीशंस एक ही जैसी थी? तो इसका जवाब क्या है? नो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इर्तकाई अमल के दौरान, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान होम्योस्टेसिस ने अपना रोल प्ले किया हुआ है। तो यहां पे एक बड़ी अहम बात आती है कि हर वक्त जितनी तब्दीलियां आती रहती हैं, हमारी बॉडी उनका असर लेके अपने आप को उन तब्दीलियों के मुताबिक ढाल लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टेशन। ऑलराइट, इसका मतलब यह हुआ कि हम जितनी जल्दी किसी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुली जिंदा रह सकते हैं और अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो हमारे ज़हन में स्टूडेंट्स ये आता है कि यहां पे सबसे ज्यादा ससेप्टेबल फीचर्स या फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हर वक्त एनवायरनमेंट मुतासिर कर सकता है। यहां पे स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं आपके लिए 3 most susceptible factors, ऑलराइट, या कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको एनवायरनमेंट बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ असरअंदाज हो सकता है या उनको मुतासिर कर सकता है। इसके लिए स्टूडेंट्स पहली चीज जो है हमारे पास दैट इज सोल्यूट्स इनसाइड द बॉडी। ओके, फिर उसके बाद वाटर, ऑलराइट, एंड नंबर 3 जिसकी हम बार बार यहां पे मिसाल ले रहे हैं, टेम्परेचर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने क्या करना है? इनको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। तो मेंटेन करने के लिए जो हमने मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं इसको, आप लोग भी साथ ही नोट कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज्म्स हमने डेवलप किए हैं उसमें से पहले वाला है ऑस्मोरेगुलेशन। इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि टर्म में हमने क्या ऐड किया? ऑस्मो। ऑलराइट, सो ऑस्मो फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ पार्शियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब यह है कि पानी और सोल्यूट्स, इसकी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम पानी और सोल्यूट्स दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, तो इसको अगर हम शॉर्टली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द मैकेनिज्म used by living systems to regulate solute and water gain and loss। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सोल्यूट को मेंटेन करना और पानी के गेन और लॉस को मेंटेन करना, इसकी रेगुलेशन के लिए जो अमल हम कर रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, अब समझने की बात यह है कि अगर वाटर लॉस को देखें, स्वेटिंग के थ्रू, पसीना आने के अमल के दौरान या यूरिनेशन के अमल के दौरान पानी तो खारिज हो रहा है बॉडी से, तो इसी तरह हम वाटर गेन भी कर रहे हैं। जो पानी पी रहे होते हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं या इसी तरह कोई और लिक्विड इनटेक कर रहे हैं तो वो गेन ऑफ वाटर भी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिला के इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक अहम बात, और वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ऑलराइट, अब एक्सक्रीशन बुनियादी तौर पे है क्या, इसको भी याद रख लें। आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीशन। तो यहां पे याद रखिएगा ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स।
एक्सक्रीशन के अंदर हम क्या शामिल करते हैं? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑलराइट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एन वेस्ट लिख रहा हूं, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसमें यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड वगैरह शामिल हो सकते हैं। इनको बॉडी से खारिज करना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट, फिर इसके साथ एक्सक्रीशन के लिए भी तो वाटर चाहिए। ऑलराइट, तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड nitrogenous waste removal are somehow related. Alright students, इसका क्या मतलब है कि अगर हम यूरिनेट कर रहे हैं तो यूरिन करने के साथ हम यूरिया तो बॉडी से खारिज करेंगे, लेकिन यूरिया की एक खास मिकदार को खारिज करने के लिए हमें उसके मुताबिक एक खास मिकदार पानी की भी खारिज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि दिस प्रोसेस इज रिलेटेड। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ है, दैट इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। ऑलराइट, और इसके तो नाम से ही समझ आ जानी चाहिए थर्मोरेगुलेशन क्या है, कि हम अपनी बॉडी के दर्जा हरारत को जो मेंटेन कर रहे हैं, इस अमल का नाम है थर्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, इसको लिख भी लेते हैं यहां पे। मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर in a narrow range. Alright students, इसका मतलब यह है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट समझते हैं, असल में वो कांस्टेंट नहीं रहता। 36 तक भी जा सकता है अगर पीछे की जानिब जा रहा है, और अगर बढ़ने की तरफ जा रहा है तो वो 38 तक भी जा सकता है, या इससे भी कुछ डिग्रीज एक्सीड कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 37 तो हमने एवरेज काउंट की हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी बॉडी का दर्जा हरारत कम या ज्यादा होता रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है? एक नैरो रेंज में लेके आना दर्जा हरारत को, उसको फिक्स या उसको कांस्टेंट करने के लिए शायद बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशंस में जाना पड़े, तो इस वजह से लिविंग सिस्टम्स के अंदर यह पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, फिर वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से याद रखिएगा लिविंग सिस्टम्स के अंदर सेलुलर लेवल, इंट्रासेलुलर लेवल और फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक हर वक्त वाटर की अवेलेबिलिटी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बाज़ औक़ात कुछ सेल्स या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी वाली जगह पे मौजूद होते हैं, यानी अबंडेंस ऑफ वाटर की कंडीशन हो सकती है वहां पे, और बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी आती है कि जहां पे पानी ना होने के बराबर होता है। तो इसके साथ ही साथ फिर ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकती हैं, या तो फौरी तौर पे पानी अवेलेबल हो या फिर फौरी तौर पे पानी कहीं से एब्सेंट हो जाए, ड्राउट वाली या खुश्क साली वाली कंडीशन हो जाए। तो इन तमाम कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने हमें ये एबिलिटी दी हुई है कि हम अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां करें कि बाहर वाली तब्दीलियां हम पे बहुत ज्यादा स्वीयर किस्म का असर ना छोड़ सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम या जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो किस तरह से काम कर रहे हैं इसकी डिटेल हम अभी देखते हैं। दिस इज कंट्रोल सिस्टम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कंट्रोल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, चूंकि कुछ सिस्टम्स हमने खुद भी डेवलप किए हुए हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके लिए हमने डिवाइसेस वगैरह बना ली हुई हैं, जैसे थर्मोमीटर्स वगैरह हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह के सिस्टम्स अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर पहले से रखे हुए हैं। ऑलराइट, ये किस तरह से काम करते हैं ये हम अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, इस कंट्रोल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स को भी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट वन आर रिसेप्टर्स, नंबर 2 कंट्रोल सिस्टम,
और मैं इसका एक और नाम रख रहा हूं प्रोसेसर, और नंबर 3 इफेक्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स मिल के काम कर रहे हैं तो तब जाके ये सिस्टम इस काबिल है कि अपनी अंदरूनी फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में मेंटेन कर सके। ऑलराइट, अब इन तब्दीलियों की वजह क्या है, ये सारे के सारे सिस्टम को स्टिमुलेट कौन करता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक नई टर्म यहां पे आपके लिए आ रही है, इसको याद रखिएगा, स्टिमुलस। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ स्टिमुलस? स्टिमुलस को आसान तरीन अल्फाज में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज एनी डिटेक्टेबल चेंज। ऑलराइट, कोई भी ऐसी तब्दीली जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अचानक से पंखे के सामने खड़े हो जाएं और आपको ठंडक फील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो चुके हुए हैं। इसी तरह आप हीटर के सामने या किसी जगह पे अगर आग जल रही है उसके करीब हो जाएं और आपको हाई टेम्परेचर या गर्मी फील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने वो भी तब्दीली डिटेक्ट कर ली है। अब ये डिटेक्शन जो करवा रहे हैं वो हैं रिसेप्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है कि आपको डिटेक्ट करवाने के बाद ये फैसला करना होता है कि क्या आपने इसका रिस्पांस देना है या नहीं देना। तो वो जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो आपका कंट्रोल सिस्टम कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली ब्रेन और उसके अंदर फिर हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इफेक्टर्स। अब इनका क्या काम हमें यहां पे नजर आता है, तो इफेक्टर्स इफेक्ट यानी कि किसी किस्म का रिस्पांस देने वाले जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इफेक्टर्स के लिए याद रखिएगा, वी ऑलवेज possess two types of effectors, muscles and glands. Alright, अब ये दो तरह के इफेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। या तो मस्कुलर एक्टिविटी के जरिए आप रिस्पांस देना शुरू कर देंगे या फिर आपके ग्लैंड्स कुछ ना कुछ खारिज करेंगे, कोई रतूबत रिलीज करेंगे जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमने रिस्पांस शो कर दिया। ऑलराइट, तो ये तीनों कंपोनेंट्स स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं और फिर जाके हमें पता चलता है कि असल में ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या चीज है स्टूडेंट, इसको मैं अभी बताता हूं आपको। उससे पहले हम जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं ऊपर स्टिमुलस की, जो मैंने कहा आसान वाली डेफिनेशन, एनी डिटेक्टेबल change to which a living system produce a response. Alright, कोई भी ऐसी तब्दीली जिसको कोई लिविंग सिस्टम रिस्पॉन्ड करे उसको हम कहेंगे इट इज अ स्टिमुलस। अब बारी आ जाती है फीडबैक मैकेनिज्म की। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो ऊपर वाला सारा प्रोसेस चल रहा है, जब सारे कंपोनेंट्स एक्टिव हो रहे हैं तो उस सारे अमल को हम कहेंगे दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, फीडबैक मैकेनिज्म को और आसान तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसको मैं दो पॉइंट्स में स्प्लिट कर देता हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर जो हम बनाएंगे दैट इज डिटेक्शन ऑफ चेंज। ऑलराइट, और फिर सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। ऑलराइट, दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया है स्टूडेंट्स। पहली चीज क्या है, डिटेक्शन ऑफ चेंज, यानी वही स्टिमुलस वाली बात आ गई कि आप ये डिटेक्ट करें कि किस किस्म की तब्दीली है और इसको कौन सा रिस्पांस देना है। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पांस। तो पहले नंबर पे हम सिग्नल किसको भेज रहे हैं, रिसेप्टर्स के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि अपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को। फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर खुद ऑर्डर देगा कि क्या रिस्पांस देना है और क्या रिस्पांस नहीं देना। तो इफेक्टर्स को अगर ये ऑर्डर आ जाए कि रिस्पांस देना है तो मसल्स और ग्लैंड्स ये किसी भी सूरत में रिस्पांस पैदा कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। अब ज्यादातर होम्योस्टैटिक सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्सेज पैदा हो रहे हैं स्टूडेंट्स,
वो स्टिमुलस के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। ऑलराइट, अब इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स से क्या मुराद है? यानी जो स्टिमुलस डिटेक्ट किया गया, फर्ज कर लेते हैं अगर स्टिमुलस डिटेक्ट किया गया था गर्मी का, ऑलराइट, तो फौरी तौर पे अगर आपके इफेक्टर्स आपको ठंडक पहुंचाने की कोशिश में लग जाएं, तो इसका मतलब यह है आपने इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स दे दिया है, जो स्टिमुलस आ रहा था उसके उलट रिस्पॉन्स दिया, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जांपल इसके साथ मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, effectors cooling response on warmth sensing। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये फील किया कि बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपकी बॉडी आपको दोबारा से कूल डाउन करने में लग जाए, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए दो फ्लो चार्ट्स की मिसाल से मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं ये वाली बात, और आपने इसको तवज्जो से समझना है, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान तरीके से आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपको नजर आ रहा है स्टिमुलस। ऑलराइट, स्टिमुलस क्या है? हीट, हाई टेम्परेचर। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेंगे? रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज भिजवा देंगे फौरी तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये टॉलरेबल रेंज है, क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर तो बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर वाली फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा स्वीयर तरीके से असरअंदाज हो सकती है कि हमारी बॉडी को नुकसान होने का खदशा है, तो बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो हाइपोथैलेमस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ऑर्डर भिजवाएगा इफेक्टर्स के पास, और इफेक्टर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं? 2। ऑलराइट, मसल्स। नंबर 1, मसल्स क्या करेंगे? या तो कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे ह्यूमन बॉडी को किसी कूल शेडी प्लेस पे ले जाएं। ऑलराइट, पहला रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। और ग्लैंड्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स में स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्किन के ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? फौरन स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम पर्सपायरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, या पसीना निकलने का अमल शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? एवेपोरेशन। और एक सिंपल सा फिनोमिनन है जो आपको याद होगा, एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ऑलराइट, तो इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपकी जिल्द दोबारा से ठंडी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्टिमुलस देयर वाज हाई टेम्परेचर, हीट। ऑलराइट, और रिस्पॉन्ड आपने किस तरह से किया है? या तो आप किसी ठंडी जगह पे चले गए हैं, या फिर आपने खुद से ही बॉडी को या स्किन को ठंडा बनाने की कोशिश कर ली है। तो इसको हम कहेंगे इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। तो ये चूंकि उलट जा रहा है स्टिमुलस के, तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी सीक्वेंस को अगर हम चेंज करें विद द स्टिमुलस ऑफ द कोल्ड, सर्दी अगर लगना शुरू हो जाए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बजाय इस मर्तबा डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में आपकी बॉडी क्या करेगी? सेम मैकेनिज्म वही, आपके थर्मो रिसेप्टर्स इस मैसेज को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद आपके कंट्रोल सिस्टम के पास लेके जाएंगे, और कंट्रोल सेंटर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या करेगा? फौरी तौर पे चेक करेगा क्या सर्दी काबिल बर्दाश्त है या नहीं है। अगर तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, और अगर आपकी सर्दी फील करने की जो सेंसेशन है वो बढ़ती जा रही है और बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है, तो उस सूरत में फौरी तौर पे आपके मसल्स, ऑलराइट, द फर्स्ट टाइप ऑफ द इफेक्टर्स,
वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की तरफ चले जाएंगे, बॉडी शिवर करना शुरू हो जाएगी, कपकपी तारी हो जाएगी बॉडी के ऊपर, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी जो आपकी बॉडी को गर्म रखेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे जो मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाएंगे ताकि आपके अंदर स्टोर्ड फैट को तोड़ा जा सके, उससे भी हीट एनर्जी पैदा की जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फ्लो चार्ट्स एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं, इनको याद रखिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो आप उसको फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, फिर लिखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और फिर उसके साथ एग्जांपल के तौर पे ये दोनों फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके फुल मार्क्स आएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ